बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। फर्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे कि सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। कोई भी हम गैस की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सब का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। मॉलिक्यूलर एनर्जीज की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इन सब का जो सम है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब इसके बाद कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि चैप्टर नंबर 11 में जो हम वर्किंग सबस्टेंस लेंगे कि मतलब हमने जिस तरह अपने पहला जो टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस का डिस्कस किया था उसमें भी जो हमारे पास वर्किंग सबस्टेंस था कि जिस पर हमने जो है एक्सप्लेनेशन अपनी की थी वो उसमें वर्किंग सबस्टेंस आइडियल गैस था। तो इस चैप्टर में भी हमारी जो स्टडी होगी वो आइडियल गैस को लेके होगी। अब आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस के सिंपल वही करैक्टरिस्टिक्स हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने स्टडी किए थे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम पॉइंट मैसेज के तौर पर कंसिडर करते हैं। ये मतलब इनके जो कोलिजन्स होती हैं इलास्टिक होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला इनके साइज से ज़्यादा होता है, एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते अनटिल दे कोलाइड। तो इन्हीं फीचर्स को सामने रखते हुए हम आइडियल गैस का बिहेवियर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली जो बात थी कि इनके जो हमारे पास आइडियल गैस एज वर्किंग सबस्टेंस लेंगे, मॉलिक्यूल्स पॉइंट मैसेज एक्सर्ट नो फोर्सेस, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जनरली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। देखिए आइडियल गैस के केस में हमने बात की है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो मॉलिक्यूल्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, वो नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो ओनली जो एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस है वो किसके बराबर होती है? वो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। फिर इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास मीन काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कह लें। तो यहाँ से फिर बेटा हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो मेजर है बेटा किसका? टेम्परेचर का। ये बात बेटा किसके लिए अप्लाई होगी? ये बात अप्लाई होगी आइडियल गैस के लिए कि जब हम बात करेंगे आइडियल गैस की तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो उसका किस चीज़ का मेजर होगा बेटा? उसका टेम्परेचर का होगा। यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास आइडियल गैस हमने लिया ये मोनोएटॉमिक कंसिडर की है। अगर हम रियल गैस की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स अगर डायटोमिक होंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और डाई होंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो वहां पे हम ये बात नहीं कह सकते कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का मेजर है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ओनली एब्सोल्यूट हमारे पास मेन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के पास जस्ट जो होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, फिर इसके बाद जो इंटरनल एनर्जी है बेटा इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखना है कि कैसे भी किसी आइडियल गैस को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बेटा हमने वो मेथड डिस्कस करने हैं कि किन मेथड से हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा कि बाय हीटिंग। कोई भी गैस है सिलेंडर में आपके पास, ठीक है, आप उसको क्या करें? हीट अप करें। हीट अप करने से क्या हो रहा है कि उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी जिससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या बात याद रखनी है कि आइडियल गैस के केस में हम जो इंटरनल एनर्जी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय हीटिंग जो है हम उसको इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेटा मेथड है। आपने बाय मैकेनिकल वर्क
बाय डूइंग वर्क कह लें कि या मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में क्या होता है बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी सर्दियों में मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब सर्दी की वजह से हाथ ठंडे हो रहे होते हैं तो हम अपने हाथों को आपस में रब कर रहे होते हैं। तो वो रब करने से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास बाय वर्क डन के कोई भी गैस है सिलेंडर में इनक्लोज की है, तो इस पर अगर हम वर्क करेंगे तो वर्क करने से भी क्या होगा, हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। फिर बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस से क्या मुराद है कि अगर वन लेयर इज स्लाइड ओवर अनदर, कि एक लेयर पर दूसरी लेयर को अगर हम स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे अगेन वही बेटा मैकेनिकल वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क के दौरान अगेन बेटा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट के प्रोड्यूस होने से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ से बेटा आपको स्टेट फंक्शन का पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिससे हम उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस सिलेंडर में ये गैस इनक्लोज है, तो अब हमने इसकी स्टेट को बताना है, तो क्या बताएंगे कि इस गैस के पास प्रेशर कितना है, इस गैस का टेम्परेचर कितना है, इस गैस का वॉल्यूम कितना है। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जिस तरह से हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है बेटा ये भी किसी सिस्टम की क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन है, कि इससे भी हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि एक्सप्लेनेशन में हम ये बात करेंगे कि जितने भी बेटा स्टेट फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट फंक्शंस जो हैं ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये उस मेथड पे डिपेंड नहीं करते कि आपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कैसे किया है। ठीक है। कोई भी सिस्टम हो हमारे पास, उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो मेथड पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हीट करके इंक्रीज की है या आपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बाय वर्क डन जो है उससे चेंज की है। जस्ट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे जो है वो डिपेंड करेगा। क्या बात याद रखनी है स्टेट वेरिएबल्स के लिए कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि आपने कौन सा पाथ अडॉप्ट करके इंटरनल एनर्जी या किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया है। जस्ट ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसी की एक्सप्लेनेशन बेटा एक ग्राफ की सूरत में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। कंसीडर करें कि हमारे पास एक गैस है बेटा ए पॉइंट पर जो सिस्टम की बेटा स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम VA है, प्रेशर PA है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो TA है। लेट्स से कि यहाँ पे जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बेटा वो U1 है। अब यहाँ से A पॉइंट से हम लेट्स से B पॉइंट तक जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, U1 से चेंज होके U2 हो जाएगी। तो अब इसको, अभी जो हमने बात की है कि स्टेट वेरिएबल है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए ये पाथ अडॉप्ट कर लें या आप इस सिस्टम के लिए ये पाथ जो है वो अडॉप्ट कर लें। जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा U1 माइनस U2, वो पाथ C1 और C2 दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है, सेम है। नेक्स्ट बेटा इस पैराग्राफ में लास्ट पे लिखा ये बात लिखी है कि जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको मोस्टली हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मेजर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है इसमें भी मोस्टली हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हमारे पास वर्क एंड हीट। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। वर्क एंड हीट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फार्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे और वहाँ से जो है वो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेटा वर्क एंड हीट, जब भी किसी थर्मोडाइनमिक सिस्टम पे हम बात करते हैं बेटा वर्क की या हीट की, तो इसका मतलब होता है कि सम काइंड ऑफ हीट या एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। क्या बोला है मैंने कि जब भी हमारे पास क्या बात होगी कि हम सिस्टम पर वर्क करेंगे या हीट की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
अब इन दोनों का आपस में रिलेशन बेटा समझने के लिए एक आप बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देख सकते हैं कि कहाँ से ये आइडिया डेवलप होता है कि वर्क और हीट जो है वो एक ही टाइप की एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस तरह करेंगे किसी भी अगर हम वेसल में लिक्विड कोई भी गैस फिल करते हैं, ठीक है, घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब चाय बनाते हैं तो वेसल कंटेनर के अंदर जब हम लिक्विड वाटर फिल करते हैं तो नीचे से जब हम उसको हीट अप करते हैं तो बेटा उसके वेपर्स की वजह से उसका लिड जो ढक्कन होता है वो ऊपर उठता है। वो जो ऊपर उठ रहा है वो मतलब उसकी वर्क करने की एबिलिटी है। देखिए आपने हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर करने से क्या हुआ कि वो सिस्टम में वर्क करने की एबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो आप याद रखिएगा कि ये एमसीक्यूज के लिए स्टीम इंजन से हमें फर्स्ट टाइम ये जो है आइडिया डेवलप होता है कि वर्क एंड हीट मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब बेटा इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस है जो आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब बेटा ये क्यू साइन कन्वेंशंस का मतलब ये है कि हमने सिस्टम पे जब भी वर्क या हीट की बात करेंगे तो कुछ कन्वेंशंस रवायात हैं जो हमने अडॉप्ट की है, हम उसको कंसीडर करके ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। साइन कन्वेंशन में बेटा आपने याद रखनी है कि लेट्स से कि ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में जब भी क्यू हीट एंटर होगी तो जो क्यू है इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या बात याद रखनी है कि जब भी किसी सिस्टम में हीट क्यू एंटर होगी तो उस हीट क्यू को हम क्या लेंगे, एज ए पॉजिटिव का साइन उसके साथ लेंगे। अगर बेटा ऐसा ही हमारे पास सिस्टम हो, अब सिस्टम से हीट क्या करके जाए, लीव करके जाए, सिस्टम से हीट लेफ्ट करके जाएगी तो उसके लिए जो साइन यूज़ करेंगे वो साइन क्या यूज़ करेंगे, क्यू नेगेटिव का साइन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद हमने वर्क के लिए बेटा यही कन्वेंशन इस्तेमाल करने हैं कि अगर हमारे पास ये सिस्टम है, अब सिस्टम पे लेट्स से कि अगर हम वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। और अगर ऐसे ही वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम जब बात करेंगे तो उसके लिए वर्क की वैल्यू बेटा हम क्या सपोज करेंगे, पॉजिटिव। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है और इसके अलावा जो भी टॉपिक आएगा उसमें बेटा ये साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत लाजमी है। क्यू हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, क्यू हीट लीव्स द सिस्टम साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगा। और अगर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसके लिए हम साइन क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे। अब बेटा ऐसा ही नेक्स्ट 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क। जब भी सिस्टम से वर्क होगा तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करना है और उसके ड्राइव करना है, सॉरी हमने एक इक्वेशन बनानी है कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हमने उसको एक इक्वेशन की मदद से इसको मेजर करना है और वो इक्वेशन जो है वो अभी हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। तो उसके लिए कंसीडर करें बेटा, इनिशियल कंडीशन है हमारे पास कि ये एक वेसल है, इनिशियली ये हमारे पास इसका पिस्टन है और ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, इसमें हमने क्या चीज़ फिल की हुई है, एक आइडियल गैस जो है वो फिल की है। तो जब हमने इस के सराउंडिंग में कोई भी हॉट रेजरवायर नहीं रखा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। तो अब बेटा अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे कोई हॉट रेजरवायर रख देते हैं, हॉट रेजरवायर क्या होता है कि ऐसा हमने कोई सिस्टम इस सिलेंडर के साथ रखना है जिसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो अगर ये हॉट रेजरवायर रखा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हॉट रेजरवायर से इस सिस्टम में बेटा क्यू हीट क्या होगी, एंटर होगी। क्यू हीट एंटर होने की वजह से देखिए हीट जब भी एंटर होगी तो हीट एंटर होने का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्यू जो है वो एंटर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि इस पिस्टन के साथ जो इसका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से जो इस पिस्टन पर अब प्रेशर लगेगा वो पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मैंने आपको क्या बताया कि ये पिस्टन है मूवेबल, तो ये पिस्टन बेटा क्या हो जाएगा, अपवर्ड लिफ्ट होता जाएगा। अपवर्ड लिफ्ट होगा किस वजह से, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी,
ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पिस्टन पर, मूवेबल है, अपवर्ड जो है वो मूव हो जाएगा। ये प्रोसेस करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि हमने इस प्रोसेस को किया है कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखिए जैसे जैसे हीट एंटर करेंगे कोलिजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए क्या करते जाएंगे, ये पिस्टन अपवर्ड मूव होता जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को स्लोली जो है वो हम हीट एंटर करते हैं ताकि सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह सके। तो अब बेटा यहाँ से देखिए पिस्टन अपवर्ड मूव हो गया। अब हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट होती है और वो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे हम बोलते हैं कि वर्क होता है। तो सेम इज़ द केस फॉर दिस सिस्टम कि जब यहाँ पे हम वर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वर्क का फार्मूला FD होता है। अब F जो है ये यहाँ पे हमने एक इक्वेशन की है बेटा कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स मालूम करना चाहें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA के। P क्या है बेटा, जो इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई होगा, और ये एरिया क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द पिस्टन के जो एरिया जिस एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। इस इक्वेशन में बेटा अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा PA साथ में D। लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, डेल्टा वाई का, जितना ये पिस्टन जो है अपवर्ड लिफ्ट करेगा। तो यहाँ से D की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, A डेल वाई पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक बात देखें, ये हमारे पास एरिया A है, ये डेल वाई है, तो ये जो रीजन है जितना पिस्टन अपवर्ड मूव हो गया है, इतना सिलेंडर का अब एरिया क्या हो गया है बेटा, चेंज हो गया है। ये A डेल वाई, A क्या है पिस्टन का एरिया, वो तो सेम है, ये डेल्टा वाई इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज। तो यहाँ पे डेल वाई की जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, A डेल वाई की जगह P डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। और इसको याद रखना है एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये प्रेशर है ये प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर पे। और इसको MCQs के लिए याद रखिएगा कि इसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। MCQs में बेटा ये बात मोस्टली पूछी जाती है कि गिव द इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। डेफिनेशन क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस आ प्रोसेस इन विच द सिस्टम ऑफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। P इज द प्रेशर, डेल V क्या है, जो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। फिर बेटा ये एक मैथमेटिकली इस फार्मूला से हम किसी भी सिस्टम पे जो होने वाला वर्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्क कैलकुलेट करने के दो मेथड है, आगे भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो याद रखना है वर्क को कैलकुलेट करने के दो मेथड। पहला है मैथमेटिकल आएगा तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब अगर हमने ग्राफिकल कैलकुलेट करना हो, दूसरा मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। हम क्या करेंगे, हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बेटा ग्राफ बनाएंगे। लेट्स से कि इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है, फाइनल वॉल्यूम बेटा क्या हो जाता है, V2 हो जाता है, जबकि प्रेशर जो है वो इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस लाइन के नीचे जो एरिया होगा, एरिया अंडर द PV लाइन या PV ग्राफ में जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। ये बात यहाँ पे आप नोट कर लें कि एरिया अंडर द PV ग्राफ गिव्स वर्क, किसकी वैल्यू देता है हमें, वो वर्क की जो है वो वैल्यू देता है। तो बेटा ये यहाँ तक आपने इस टॉपिक को स्टडी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, आप एक्सरसाइज का भी बैठ के उसको सॉल्व भी करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज में दोबारा हम उसको देखेंगे। तो यहाँ तक आपने याद क्या रखना है बेटा, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन याद रखनी है, और ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, और टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से हमने ये अखज़ की है बात कि इंटरनल एनर्जी इज
द मेजर ऑफ टेम्परेचर। और ये बात जस्ट किसके लिए अप्लाई होती है, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। फिर उसके बाद बेटा हमने इंक्रीज इंटरनल एनर्जी की बात देखी है कि डिफरेंट मेथड है, बाय हीटिंग है, बाय डूइंग वर्क है, या बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस है। फिर उसके बाद स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारे पास स्टेट फंक्शन है, साइन कन्वेंशन है बेटा। उसके बाद ये यहाँ से डेफिनेशन है कि ये मतलब स्टेट जो वेरिएबल्स होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जस्ट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। फिर बेटा उसके बाद वर्क एंड हीट को हमने स्टडी किया है कि इट मींस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको डिटेल में जो है वो हम ये वाली बातें कंसिडर करते हुए इसको स्टडी करेंगे।